पार्ट नंबर 17, पेशकश मीरे कारवान। इस दौरान में पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर पांडे मुझे देखकर बदहवास सा हो गया था। उसने एक आदमी को तुम्हें इतला देने के लिए दौड़ा दिया। मुझे रूपमती की फिक्र थी, उसके लिए खून का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर पांडे खून देने को तैयार था, मगर उसका ब्लड ग्रुप नहीं मिला था। 3 और आदमी भी तैयार हो गए थे, मगर हर एक का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ था। मैं अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों की मिन्नतें करता रहा, मगर कोई भी तैयार नहीं हुआ। और फिर तुम लोग आए, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल गया, मगर जब तुम्हें बेड पर लटाया गया तो ऐन वक्त पर तुमने इनकार कर दिया। और मुझे अफसोस है ठाकर, मैंने उसकी बात काट दी। मैं अपनी रूपमती के किसी काम ना आ सका। उसके लिए जान लुटा देने का दावा करने वाला उसकी जिंदगी बचाने के लिए खून का एक कतरा नहीं दे सका। ऐसा ना कहो वजदान। ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगा लिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रूपमती की जिंदगी बचने की उम्मीद पैदा हुई है। तुम वाकई महान हो, तुम वाकई महान हो वजदान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में तुम्हें जो कुछ कहा उस पर मुझे हमेशा शर्मिंदगी रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। गुस्से और जज्बात में आकर तुमने एक और दिलचस्प इंकशाफ किया, जिस पर मैं बेहद खुश हूँ। कैसा इंकशाफ? वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। रूपमती के बारे में। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसके लिए जिस तरह पागल हो रहे थे, उससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि तुम रूपमती को कितना चाहते हो। ठाकुर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कनखियों से बमला और दूर जानकी की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसके जज्बात आंसू बनकर उमड़ पड़े। घबराओ नहीं मेरे दोस्त। मैंने उसका हाथ थपथपाने लगा। रूपमती ठीक हो जाएगी। तुमने नर्स की बात नहीं सुनी थी? खून का बंदोबस्त हो जाने से आधा खतरा टल गया है। खुदा ने चाहा तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जानकी और बमला भी उसे तसल्लियां देने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ गया। उस वक्त अगरचे रात के 11 बज चुके थे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली राहदारी और बरामदे में अब भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। रूपमती को खून की दूसरी बोतल लगाई जा चुकी थी। इस तरह खून देने वाले 2 आदमी रुखसत हो गए थे और अस्पताल में चंद घंटों के लिए भी खून महफूज रखने का कोई इंतजाम नहीं था। इसलिए बाकी 2 आदमी अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए थे। मैं भी ऑपरेशन थिएटर के सामने ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। हमें रोककर रूपमती के बारे में दरियाफ्त करने लगा। वो भी बेहोश है और अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत अहम है, डॉक्टर ने जवाब दिया। खतरे की कोई बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर मेरा कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गया। मैं उस कमरे में आ गया जहाँ भगत वगैरह पड़े हुए थे। उन्हें भी इस हादसे का पता चल गया था और वो तीनों जाग रहे थे। उनके चेहरों पर अफसुर्दगी थी। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर ठाकर वाले कमरे में आ गया। क्या ये अजीब बात नहीं कि हमारी फैमिली के अफराद इस अस्पताल के 5 बिस्तरों पर कब्जा कर रखा है? मैंने कहा। ठाकुर के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि इंस्पेक्टर पांडे आ गया। वो ठाकुर का बयान लेना चाहता था और ठाकुर इस काबिल था कि अपना बयान दे सकता था। इंस्पेक्टर पांडे ने यह भी बताया कि इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया था। सारस्का के दोनों तरफ शाहरा पर वाक़या शहरों पर पुलिस को फोन पर इतला दी जा चुकी है। वो ट्रक बचकर नहीं जा सकेगा, उसे कहीं न कहीं से पकड़ लिया जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे काफी देर तक हमारे पास बैठा रहा। इस दौरान भी वो बार बार मेरी तरफ देखता रहा और मेरी हिम्मत और जुर्रत की दाद देता रहा। उसने ठाकुर को जंगल में मुझे सांप के डसने का वाकया भी सुनाया। मैं तो हैरान ही रह गया था। वो कह रहा था, कोबरा जैसा जहरीला सांप इन श्रीमान जी को डसने के बाद खुद अपनी जान से गया था।
हाँ, ठाकुर बोला, बाज लोगों का खून कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप का जहर उन पर असर नहीं करता, और ये अपना खून किसी को नहीं दे सकते। हाँ, ये वाकई हैरत की बात है, इंस्पेक्टर पांडे बोला। इंस्पेक्टर पांडे के जाने के बाद ठाकर ने इस सिलसिले में मुझ पर सवालात की बौछार कर दी और मुझे मजबूरन उसे वो सब बताना पड़ा कि मेरा खून इस कदर जहरीला क्यों हुआ था। रात के 2 बज चुके थे। मैं हर थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर की तरफ एक चक्कर लगाता। डॉक्टर रूपमती को ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे, लेकिन फिलहाल वो कोई बात यकीनी तौर पर नहीं कह सकते थे। रूपमती को खून की तीसरी बोतल लगी हुई थी। खून बड़ी तेजी से उसके जिस्म में मुंतकिल किया जा रहा था। चौथा आदमी इस वक्त भी राहदारी में बैठा हुआ था। मैं भी कुछ देर उसके करीब बैठा रहा। मैं वाकई उन लोगों का एहसानमंद था। उन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि मैंने गंगोली चौधरी और उसके ग्रोह के हाथमे में अहम किरदार अदा किया था और मेरी खातिर वो रूपमती को खून देने को तैयार हो गए थे। और चौथा आदमी इस वक्त भी अस्पताल में बैठा हुआ था कि पता नहीं कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने उससे खाने चाय का दरियाफ्त किया तो पता चला कि वह अस्पताल के एक मुलाजम से खाना मंगवा कर खा चुका है। उसने ये भी पेशकश की कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला देगा। हमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। रूपमती और ठाकर बाजार से खाना लाने के लिए ही निकले थे कि यह खौफनाक हादसा पेश आ गया। पहले तो हमें खाने पीने का होश तक नहीं रहा था, लेकिन सूरत हाल अब कुछ इत्मीनान बख्श हुई थी तो भूख का एहसास भी होने लगा। राजू नामी उस शख्स ने बताया कि शहर में एक जगह ऐसी है जहाँ रात भर रौनक रहती है और रेस्टोरेंट वगैरह खुले होते हैं। मैंने इसे 200 रुपये निकाल कर दे दिए कि पहले खुद किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा पी ले और फिर हमारे लिए कुछ ले आए। वो फौरन ही वहाँ से रवाना हो गया और मैं ठाकुर वाले कमरे में आ गया। नया पैराग्राफ। रूपमती को खून की 4 बोतलें लग चुकी थी। दोपहर 12 बजे के करीब उसे होश आया तो डॉक्टर ने ये नवीद सुनाई कि अब उसकी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं। हम फौरी तौर पर उसे देखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम शाम से पहले उसे नहीं देख सकते। वो पूरा दिन हमने अस्पताल में गुजारा। रात 8 बजे के करीब रूपमती को ठाकुर वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। यह अस्पताल ज़्यादा बड़ा नहीं था, प्राइवेट रूम्स कम थे, इसलिए रूपमती के लिए उस कमरे में बेड लगा दिया गया था और एक कोच अटेंडेंट के लिए भी डाल दिया गया था। रूपमती की हालत हासी अबतर थी। उसकी एक टांग और एक बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सीने, सर और दूसरी टांग पर भी पट्टियां लिपटी हुई थी। मेरे रास्ते में पिजारो देखी थी। ठाकर की खुशकिस्मती थी कि वो अपनी कार का दरवाज़ा खुल जाने से वो उछलकर बाहर गिर गया था और उसे मामूली चोटें आई थीं। यह हादसा इस कदर खौफनाक था कि रूपमती का जिंदा बच जाना भी एक मोजज़ा था और मेरा ख्याल था कि इसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कम अज़ कम 3 महीने ज़रूर लगेंगे। टांग और बाजू के प्लास्टर के लिए डॉक्टर ने 6 हफ्तों का वक्त दिया था। वो रात भी हमने जागते हुए गुजारी थी। रूपमती को बोलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। उसे आराम की ज़रूरत थी। हम आपस में भी सरगोशी में बातें करते रहे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ठाकुर ने अगले ही रोज़ डिस्चार्ज ले लिया और उसके साथ डॉक्टर ने हम सबको भी अस्पताल से भगा दिया। सिर्फ एक अटेंडेंट को रहने की इजाज़त थी और ये जिम्मेदारी जानकी और बमला ने संभाल ली थी। उनमें से एक दिन के वक्त अस्पताल में रहती और दूसरी रात को। मैं और ठाकर भी दिन में 1-2 मरतबा चक्कर लगा लेते थे। 1 हफ्ता गुजर गया। हादसे के तीसरे रोज़ वो ट्रक तो शहर से 20 मील दूर जयपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़ा मिल गया था। अलबत्ता ड्राइवर फरार हो गया था और पुलिस उसकी तलाश में थी। ठाकुर अब ठीक हो चुका था। वो अपने हाथों पैरों को आज़ादी से हरकत दे सकता था। हमें दारा और बलवंत सिंह की भी फिक्र थी जो अलोर की पहाड़ियों में काली के मंदिर के आसपास कहीं पनाह लिए हुए थे। अगला हफ्ता शुरू होने में शहर में ट्रैफिक बढ़ गया था। पहाड़ियों पर काली के मंदिर में हर साल लगने वाला मेला एक ऐसा राज था
जिससे सारी दुनिया तो वाकिफ थी, लेकिन सरकार और पुलिस बेखबर थी। जयपुर की तरफ जाने वाले यात्रियों के जत्थे अलौर की पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ भरतपुर और दिल्ली वगैरह से भी यात्री उस तरफ आ रहे थे, लेकिन पुलिस बिल्कुल बेखबर थी कि उस तरफ मेला लगने वाला है और पहाड़ियों के गार में वाक़या काली के चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाने वाली है। मैं भी परेशान था और ठाकुर भी। दारा और बलवंत सिंह को घेरने का यह अच्छा मौका था, लेकिन रूपमती की वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। लेकिन पुलिस बिल्कुल बेखबर थी कि उस तरफ मेला लगने वाला है और पहाड़ियों के गार में वाक़या काली के चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाने वाली है। मैं भी परेशान था और ठाकुर भी। दारा और बलवंत सिंह को घेरने का ये एक अच्छा मौका था, लेकिन रूपमती की वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। रूपमती अब बात करने के काबिल हो गई थी। उस रोज शाम को उसने कह दिया कि हम उसकी फिक्र न करें, अस्पताल में उसकी मुनासिब देखभाल हो रही है। बमला और जानकी भी मौजूद हैं, लेकिन जानकी हमारे साथ जाने पर वजिद थी। लेकिन जाहिर है हम बमला को हट में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, और बिलाहिर ये तय हो गया कि बमला रूपमती के पास अस्पताल में रहे और हम तीनों अपने मिशन पर रवाना हो जाएं। भगत सिंह भी अब पहले से बहुत बेहतर था। देखभाल की कुछ जिम्मेदारी उसने कबूल कर ली और ये बंदोबस्त होने पर मैं किसी कदर मुतमईन हो गया था। बिलाहिर ये तय हुआ कि बमला रूपमती के पास अस्पताल में रहे और हम तीनों अपने मिशन पर रवाना हो जाएं। भगत सिंह भी अब पहले से बहुत बेहतर था। देखभाल की कुछ जिम्मेदारी उसने कबूल कर ली और ये बंदोबस्त होने पर मैं भी किसी कदर मुतमईन हो गया था। अगले रोज बमला अपने कपड़े और जरूरत की चंद दूसरी चीजें बैग में डालकर अस्पताल ले आई। मैं, ठाकुर और जानकी उस रोज ज्यादातर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में घूमते रहे। इस मर्तबा हम अंधाधुंध चढ़ाई नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम तीनों ने पूरी रात बैठकर प्लानिंग की थी और ये फैसला किया था कि हम तीनों भी साधुओं के भेष में जाएंगे और इस तरह हम किसी की शक की इज्जत से बच रहेंगे। वो रात हमने अपने हट में गुजारी। अगला दिन भी कुछ तैयारियों में गुजरा। दोपहर को हमने अस्पताल का चक्कर लगाया और हट में गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद ठाकुर ने मुझे अपने सामने बैठा लिया और सबसे पहले मेरे सर के बाल कैंची से काट दिए। फिर दूसरे काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने अपना आईने में जायजा लिया तो उछल पड़ा। मेरा सर जैसे खेत में ऐसे लग रहा था जैसे खेत में ताजा ताजा हल चलाया गया हो। कैंची से बाल काटते हुए ठाकुर ने नफासत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा था। किसी आवारागर साधु का हुलिया ऐसा ही होना चाहिए था। माथे के ऊपर नीचे 3 सफेद उफकी, एक उंगली चौड़ी लकीरें, दरमियानी वाली लकीर पर ऐन वस्त में सुर्ख टीका, दोनों कानों में बुंदे। बुंदों के लिए कान छिदवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बाजार में क्लिप वाले बुंदे मिल गए थे जिन्हें कानों के लो से चिपका दिया गया था। ठाकुर ने मेरे दोनों रुखसारों पर भी सफेदे से एक एक धारी बना दी थी। इस तरह मेरा हुलिया बड़ी हद तक बदल गया था। मुझे महसूस अंदाज में धोती भी बांधनी आ गई थी। धोती का बचा हुआ पल्लू मैंने अपने ऊपर डालकर उसके दोनों किनारों की गर्दन के पीछे गिरा लगा दी थी, जबकि मेरी पुश्त बरहना थी। अब मैं वाकई कोई साधु लग रहा था और मुझे वजदान की हैसियत से आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। कमरे के बाहर आकर मैंने दोनों कलाइयों में आहनी कड़े भी पहन लिए। एक हाथ में पीतल का छोटे वाला कड़ा और दूसरे हाथ में तकरीबन 1 इंच मोटा और 1.5 फुट लंबा गोल डंडा पकड़ लिया। डंडे को मैंने इस तरह पकड़ा कि उसका एक सिरा हथेली को छूता हुआ उंगलियों की गिरफ्त में था और डंडे का बाकी हिस्सा कोहनी तक चला गया था। उंगली की हरकत से डंडा आहिस्ता आहिस्ता बाजू में पहने हुए कड़ों पर बजने लगा। अक्सर साधु इसी तरह से डंडों से कड़ों को बजाकर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया करते थे। ठाकुर जानकी के बाल भी काटना चाहता था, मगर वो नहीं मानी। शाओलिन टेम्पल की तरफ जाते हुए चीन के हिते में सफर के दौरान में भी जानकी गंजी हुई थी और बहुत अरसे के बाद इतने लंबे बाल हुए थे उसके। जानकी के बाल बिखरा कर चिड़िया के घोंसले की तरह फैला दिए गए।
ठाकुर ने उसका हुलिया भी बिगाड़ दिया था। और जब वो पीली साड़ी ऊट पटांग अंदाज में लपेटकर कमरे से निकली तो वो वही किसी मंदिर की दासी ही लगती थी। 1 घंटा ठाकुर ने अपने आप पर लगा दिया। 6 बजे के करीब हम हट से बाहर आ गए। दरवाजे को ताला लगाकर चाबी एक ऐसी जगह रख दी गई जिसके बारे में बमला को भी बता दिया गया था। हम तीनों किसी की नजर में आए बगैर हट से निकलकर सड़क की तरफ चलने लगे। रास्ते में हमें जो भी मिलता हाथ जोड़कर प्रणाम करता कि हम साधु थे और आम लोगों का फर्ज था कि हमें प्रणाम करें। हम तीनों के कंधों पर एक एक थैला उठा रखा था जिनमें हमारी ज़रूरियात की चीज़ों के अलावा बुने हुए चने और गुड़ की डलियां भी थी कि साधु लोग ऐसी ही चीज़ों पर गुजारा करते थे। सड़क पर हमें बहुत ज़रा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सूरज गुरूब हो रहा था, फजा में सुरही फैली हुई थी। हमने रवानगी के लिए खास तौर पर इस वक्त का इंतखाब किया था कि अलोर की पहाड़ियों में जा पहुंचे तो अंधेरा हो चुका हो। एक गाड़ी को आते देखकर ठाकुर सड़क के वस्त में खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो सुर्ख रंग की फोर्ड पिकअप ट्रक था जो ठाकुर से चंद कदम के फासले पर रुक गया। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक भारी भरकर आदमी बैठा हुआ था जिसकी गोद में 7 साल की उम्र के एक बच्चे को उसने संभाल रखा था। पिकअप के पिछले हिस्से में 2 औरतें और 3 मर्द बैठे थे। ये सब लोग एक ही फैमिली के मेंबर थे जो जयपुर से काली मंदिर की तरफ जा रहे थे। कृष्ण मंट ड्राइवर से बात करता रहा, फिर हमें इशारा किया और हम पीछे आकर पिकअप में सवार हो गए। जानकी औरतों के साथ जुड़कर बैठ गई और मैं उठाकर पीछे की तरफ आलती पालती मारकर बैठ गए और पिकअप ट्रक हरकत में आ गया। ट्रक की रफ्तार खासी तेज थी। पहाड़ी की तरफ जाने वाले मोड़ तक पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा था, लेकिन पहाड़ों में दाखिल होते ही रफ्तार कम हो गई। इन छोटी पहाड़ियों के दरमियान 1 मील तक रेगिस्तान और उसके बाद फिर पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में दाखिल होने के थोड़ी ही देर के बाद हम पहाड़ियों के दरमियान उस वसीओ अरीज मैदान में पहुंच गए जहाँ जा बजा मछली जल रही थी। कई जगहों पर छोलदारियां और छोटे हैमे नसब थे जिनके सामने पेट्रोमैक्स लैंप रोशन थे। उन पहाड़ियों पर जगह जगह मछलियों की रोशनियां नजर आ रही थी। इस मैदान में जगह जगह गाड़ियां भी खड़ी थी जिनके करीब छोलदारियां या हैमे नसब थे। पिकअप वालों ने अपने लिए एक ठिकाना तलाश करके पिकअप ट्रक रोक लिया और हम उनका शुक्रिया अदा करके वहां से रुखसत हो गए। अजीब मंजर था। हजारों लोग जमा थे। हर तरफ मछली जलती हुई नजर आ रही थी। ये सब कुछ बहुत पुरस्कार लग रहा था, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। मेरे जहन में मेले का तस्वर किसी ऐसी जगह का था जहां पर झूले, सर्कस, खेल तमाशे, मगर यहाँ ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। ये पूजा मेला था। यहाँ ऐसी तफरीहात की जरूरत ही नहीं थी। ताहम रक्सो सरूद की महफिलें हर तरफ जमी हुई थी। सुबह सवेरे पूजा शुरू होने वाली थी। राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में कई मजहबी त्यौहार और मेले होते थे। हम तीनों पिकअप ट्रक से उतरकर इधर उधर घूमते रहे। हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहां से आसानी से मंदिर के अंदर पहुंचा जा सके, क्योंकि हमें यकीन था कि दारा और बलवंत सिंह से मंदिर के अंदर या उसके आसपास ही मुलाकात हो सकेगी। हर तरफ से ढोल ताशों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जगह जगह रक्स और सरूद की महफिलें जमी हुई थी। कई लोग अपने साथ तवाइफों को लेकर आए हुए थे। बाज तवाइफें किसी दावत के बगैर आई हुई थी और उन्होंने अपनी महफिलें जमा रखी थी। हम बिलाहिर एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में रुक गए। यहाँ भी एक जोरदार महफिल जमी हुई थी। 20 लोग दायरे में बैठे हुए थे और 2 आदमी ढोल बजा रहे थे। एक चिमटा बजा रहा था। 2 उधेड़ उम्र औरतें खड़ताल बजा रही थी। 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां नीम अरिया लिबास में रक्स के नाम पर उछल कूद कर रही थी। एक साधु भी जोश में आकर मैदान में कूद पड़ा और इन लड़कियों के साथ बेमानी उछल कूद करने लगा। एक और साधु अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसे चंद लम्हे इधर उधर देखा और फिर मेरे साथ खड़ी हुई जानकी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ वश में ले गया। जानकी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर वो भी इन साधुओं के साथ उछल कूद करने लगी। जानकी बहुत अच्छी रकासा थी,
लेकिन रक्स के मुजाहरे का मौका नहीं था। बेमानी उछल कूद पर ही दाद मिल रही थी। आसपास बैठे हुए कुछ लोग उन पर नोट निछावर कर रहे थे। अब बाकायदा हड़बोंग शुरू हो गई थी। ठाकुर ने आगे बढ़कर जानकी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ वहां से दूर ले गया। वहां से तकरीबन 20 गज दूर जाकर हम बड़े बड़े पत्थरों के करीब बैठ गए। उछल कूद से जानकी का सांस फूल गया था। हमसे तकरीबन 100 गज आगे वो पहाड़ी थी जहाँ काली के मंदिर वाला गार था। उस तरफ से भजन गाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस वक्त तो उन लोगों को तलाश करना मुमकिन नहीं। ठाकर ने कहा, रात इसी जगह गुजार लो, सुबह होते ही हम उनकी तलाश शुरू कर देंगे। हम पत्थरों से टेक लगाए बातें करते रहे। किसी तरफ से भजन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। किसी तरफ ढोल पीटे जा रहे थे और किसी तरफ से घुंघरू की झंकार सुनाई दे रही थी। ये हंगामे रात के पिछले पहर तक जारी रहे। मैं कभी ऊँघने लगता और कभी चौंक कर मुतवख्खश नजरों से पहाड़ों की तरफ देखने लगता। ठाकुर भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार था। अलबत्ते झांकी हम दोनों के दरमियान जमीन पर पड़ी गहरी नींद सो रही थी। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं और फिर शोर की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगा। रात का अंधेरा रुखसत हो चुका था और दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया। जे काली और बजरंग बली के फलक शिकाफ नजरों से और नारों से फिजा गूंज रही थी। जानकी और ठाकर भी जाग गए। चंद लम्हों बाद हवास बहाल होने लगे और फिर हम उठकर मंदिर वाली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। मंदिर वाले गार के सामने हजारों लोग मौजूद थे। कोई भजन गा रहा था, कोई दोनों हाथ माथे के करीब जोड़े आंखें बंद किए बेहिस्सो हरकत खड़ा था और कोई वालहाना अंदाज में रक्स कर रहा था। हम लोगों को धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे। हम अभी गार से दूर ही थे कि ढोल ताशे बढ़ने लगे। लगता था जैसे ढोल बजाने वालों पर जुनून तारी हो गया है। गालबन सैकड़ों ढोल थे जो पूरी कुव्वत से पीटे जा रहे थे। उसके साथ ही जे बजरंग बली की फलक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। हम गार के सामने पहुंच गए मगर अंदर जाने का मौका न मिल सका। बेपनाह रश था। हम तीनों सिमटकर चट्टान के साथ खड़े हो गए। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए अंदर जा रहे थे। कुछ लोग बाहर आ रहे थे। एक पंडित लोगों को धकेलता हुआ बाहर निकला तो उसके खून आलूद हाथ देखकर मैं उछल पड़ा। उसके माथे पर भी खून से टीका लगा हुआ था। मुझे अपना दिल सीने में डूबता हुआ महसूस होने लगा। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि किसी बेगुनाह को काली के चरणों में ज़िबा किया जा चुका था। हमने अंदर दाखिल होने की कोशिश तर्क कर दी और वहां से कुछ दूर पीछे हट गए। अब गार से बरामद होने वाले हर शख्स के माथे पर खून का सुर्ख टीका नजर आ रहा था। हम एक चटाई के साए में बैठ गए और लोगों को आते जाते देखते रहे। अजीब कैफियत थी। लोगों पर जुनून सतारी था। अजीब जालिमाना रस्म थी। एक इंसान को पत्थरों की मूर्ति के सामने ज़बा करके रक्स किया जा रहा था। खुशियां मनाई जा रही थी। इससे पहले मैंने धूलपुर में सती की रस्म देखी थी, जब एक बेवा होने वाली हसीन लड़की को उसके अपने पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया गया था। इन जालिमाना रस्मों पर अगरचे पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन चोरी छुपे किसी न किसी सूरत में ये रस्में अब भी जारी थी। निहायत कट्टर और इंतहा पसंद पंडित सीधे साधे लोगों को भड़काते थे और अगर उन्होंने इन कदीम रस्मों को तर्क कर दिया तो देवता उन पर अजाब नाज़िल कर देंगे और वो तबाह हो जाएंगे। इंसान चांद पर पहुंच गया था और मरीख पर कमंदे डालने की कोशिश जारी थी। साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी थी कि हर चीज को देखकर हैरत होती थी, लेकिन मजहब के हवाले से बाज तबके जुनूनी कैफियत में मुब्तला हो रहे थे। वो अपने मजहब के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। सिर्फ हिंदू नहीं, दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले बाज तबके भी निहायत इंतहा पसंद वाक़या हुए थे। वो लकीर के फ़कीर बने हुए थे। सदियों पुरानी डगर से 1 इंच इधर उधर हटने को तैयार नहीं थे। साइंसी तरक्की को वो हराफात समझते थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे दुनिया को एक बार फिर पत्थर के ज़माने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हों। धूप तेज हो रही थी,
لیکن غار کے سامنے لوگوں کے جوش و خروش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میدان میں بھی ہر طرف لوگ ٹولیوں کی صورت میں جمع تھے، ڈول بج رہے تھے، رقص ہو رہا تھا، جے کالی کے نعرے لگ رہے تھے۔ ہم ادھر ادھر گھومتے رہے، جہاں پر ہمیں پیلے کپڑوں والا کوئی سادھو نظر آتا ہم اس طرف چل پڑتے، لیکن ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوپہر کے بعد 3 بجے کے قریب ہمیں غار کے اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ باہر شدید گرمی تھی، لیکن غار کے اندر ٹھنڈک کا احساس تھا۔ غار بہت بڑا تھا، اس میں بیک وقت کم از کم 2000 افراد سما سکتے تھے، اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ہم لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ غار کی دیواریں ناہموار تھیں، کہیں پتھر باہر کو ابھرے ہوئے تھے اور کہیں اندر کی طرف کوئی گپھا سا بنا ہوا تھا۔ چھت اور تمام دیواریں مشلوں کے دھوؤں سے سیاہ ہو رہی تھی۔ غار کے آخر میں ایک بہت بڑے چبوترے پر کالی کا بہت بڑا مجسمہ نصب تھا۔ اس کے سامنے چبوترے پر ناریل، مٹھائی، پھول اور ایسی بہت ساری چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس ڈھیر میں سونے کی لاتعداد زیورات بھی نظر آ رہے تھے۔ عورتیں اپنے زیورات اتار اتار کر بھیڑ چڑھا رہی تھیں۔ عورتیں اور 3 عورتیں اور 4-5 پنڈت بار بار ان چیزوں کو سمیٹ کر چبوترے کے پیچھے لے کے جا رہے تھے۔ لوگ مورتی کے سامنے چبوترے پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ اس جگہ کالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو ذبح کیا گیا تھا۔ لاش وہاں سے ہٹا دی گئی تھی۔ چبوترے پر کہیں کہیں خون کا کوئی دھبا لگا ہوا تھا۔ صبح سے آنے جانے والے لوگوں نے اپنے ماتھوں پر ٹیکے لگانے کے لیے ہاتھ رگڑ رگڑ کر سارا خون صاف کر دیا تھا۔ میں نے کالی کی مورتیاں پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن اس مورتی کو دیکھ کر دل پر عجیب سی ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ یہ مورتی تقریباً 4 فٹ اونچی تھی۔ یہ مورتیاں تیار کرنے والے کی واقعی بڑی مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ کالی کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھی۔ اس کی سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ کاندھوں سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈوری سے منسلک 2 تھالیاں لٹک رہی تھیں، دوسرے ہاتھ میں تیگا تھا۔ یہ تیگا اور کالی کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ مورتی کی چھاتیاں برہنہ تھیں اور گلے میں سونے اور موتیوں کی مالائیں تھیں۔ ایک مالا سب سے مختلف تھی، اور یہ مالا انسانی کھوپڑیوں سے تیار کی گئی تھی۔ 2 کھوپڑیاں ایک طرف اور 2 دوسری طرف، اور ایک درمیان میں تھی جو سینے سے نیچے پیٹ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس مالا میں کھوپڑیوں کے ساتھ پیپل کے سوکھے ہوئے پتے بھی تھے۔ مورتی کے بدن کا زیریں حصہ بھی برہنہ تھا۔ لوگ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے قدموں میں ڈالتے، چبوترے کو چھو کر انگوٹھے سے پیشانی پر ٹیکا لگاتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اس صورتحال میں میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کالی اپنے عام پیروکاروں میں خوشیاں بانٹتی تھی یا نہیں، لیکن پنڈت اور پجاری یقیناً بہت خوشحال تھے۔ کالی صرف انہیں پر مہربان تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ ہمیں یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ سادھو، پنڈت اور پجاری یہاں تو بہت نظر آئے تھے، مگر دارا یا بلونت سنگھ سے ملتا جلتا کوئی چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہم غار سے باہر آ گئے۔ 2 دنوں سے وہاں بے پناہ بارش ہوئی تھی، اور اب پھر مغرب کی طرف سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم اپنے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہے اور بالآخر ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ جانکی نے بھی کہا۔ میدان میں جگہ جگہ پانی کے ٹینکر بھی کھڑے تھے۔ یاتریوں کی سہولت کے لیے یہ پانی الور سے لایا گیا تھا۔ کوئی ٹینکر خالی ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا۔ وہ اس طرف ایک ٹینکر پر کھڑا ہے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ میں نے کندھے پر لٹکا ہوا تھیلا اتار کر زمین پر رکھ دیا اور ڈول اٹھا کر تقریباً 100 گز دور ٹینکر کی طرف چل دیا۔ وہاں 8-10 افراد کھڑے تھے۔ اپنی باری کے انتظار پر میں نے ٹینکر کے پائپ سے ڈول بھرنے لگا تو ایک اور سادھو بھی اپنا ڈول لے کر آگے جھک گیا۔ وہ بالکل میرے ساتھ جڑا ہوا تھا اور چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں ایک سرگوشی سن کر چونک پڑا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد مندر والی چٹان کی پچھلی طرف مجھ سے ملنا ہمت سنگھ۔ آواز نسوانی تھی،
मैंने गर्दन घुमा कर उसकी तरफ देखा। जिसे मैं साधु समझा था वो औरत थी। उसने लिबास भी साधुओं जैसा पहन रखा था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। उसने मुझे हिम्मत सिंह के नाम से पुकारा था, जिसका मतलब था कि वो मुझे जानती है, लेकिन उसका चेहरा मेरे लिए अजनबी था। अचानक मेरे दिमाग में रोशनी का झमाका सा हुआ। पंडित सोबराज ने बताया था कि दारा और बलवंत सिंह के साथ साधु के भेष में खूबसूरत लड़की भी है। मुझे इस तरह घूर कर मत देखो। उसने एक बार फिर सरगोशी की। पानी भरो और यहाँ से चले जाओ। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, और शाम का अंधेरा फैलने के बाद मंदिर वाली चट्टान की पिछली तरफ पहुंच जाना। मैंने अपना डोर भर लिया और उसकी तरफ देखे बगैर अपने रास्ते में चल दिया। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर पीछे देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। उस लड़की ने मुझे हिम्मत सिंह की हैसियत से पहचान लिया था, जिसका मतलब था कि मेरा मेकअप इतना अच्छा नहीं था। अगर ये लड़की दारा और बलवंत सिंह की साथी थी तो इसका मतलब ये था कि हम उनकी नजरों में आ चुके थे। अब दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो छुप कर हम पर हमला करते या चोरी छुपे यहाँ से भी भाग जाते। लेकिन उस लड़की ने मुझे मंदिर वाली चट्टान के पिछली तरफ क्यों बुलाया था? क्या हमें देख लेने के बाद उन्होंने कोई मंसूबा बना लिया था और उस लड़की के जरिए मुझे चट्टान की पिछली तरफ बुलाकर मुझे मौत की घाट उतारना चाहते थे? मैंने चलते चलते पानी का एक घूंट भरा और डोल को जल्दी से पीछे हटा लिया। वो टैंकर धूप में खड़ा था और पानी भी गर्म था। मैं ठाकुर और जानकी के करीब बैठ गया और डोल जानकी की तरफ बढ़ा दिया। पानी गर्म सही, लेकिन बहरहाल हम तीनों के हलक तर हो गए थे। मैंने जानकी और ठाकुर को उस लड़की के बारे में बताया तो दोनों उछल पड़े। ये तो हमें भी मालूम है कि उन दोनों के साथ एक लड़की भी है, ठाकुर ने कहा। और अगर ये वही लड़की है तो तुम्हें कैसे जानती है? ये कौन हो सकती है? इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।